हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द एफएम क्लासरूम के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 इन वेरी सिंपल मैनर और बहुत इजी मैनर में। तो चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? सिंपली क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज माई नेट ऑपरेटिंग इनकम। इसमें क्या है, हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अमिता लिमिटेड्स ऑपरेटिंग इनकम मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यानी पेस्ट करके रखा है, आप देख सकते हैं। अमिताज लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम यानी कि ईबीआईटी क्या है, 5 लाख रुपीज़। फर्म्स का कॉस्ट ऑफ डेट इज़ 10% एंड करेंटली द फर्म एम्प्लॉयज़ 15 लाख ऑफ डेट। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 15%। और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म के लिए हमने क्या कहा था, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट अगर हमने जोड़ दिया तो हमें वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ डेट तो है बट हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इस फॉर्मूले से कैसे हम निकाल सकते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डेट तो है मौजूद, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट देखा था कि जो भी ईबीआईटी होगा, ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग्स जो डिबेंचर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। अगर हमने ईबीआईटी को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। ये आप पिछले क्वेश्चंस के वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ ये क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या करना होगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा ईबीआईटी है, क्वेश्चंस में गिवन है, और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 15% यहाँ पे गिवन है। तो 15% से हमने अगर डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर क्या है, 33,33,333। ये हमारा क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ फर्म मिल गया। ठीक है, जब हमें वैल्यू ऑफ फर्म मिल गया तो हम वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड कर सकते हैं ना, ये फार्मूला यूज़ करके। तो इसी फार्मूला को यूज़ करके हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे मिलेगा, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ फर्म अभी हमने निकाला और वैल्यू ऑफ डेट क्या होगा हमारा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15 लाख। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 18,33,333। तो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें मिल गया। तो हमने वैल्यू ऑफ फर्म तो निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो गया वैल्यू ऑफ फर्म के लिए। अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, और वैल्यू ऑफ इक्विटी भी हमने निकाल लिया यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमारा अर्निंग कितना अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो तो गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब हमारा अर्निंग क्या होगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो हमारा ईबीआईटी क्या है, ईबीआईटी गिवन है 5 लाख। इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे क्योंकि वो इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स के लिए है। तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट होने वाला है, जितना भी हमारा डेट है उसमें जो भी कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ डेट, वो हमारा माइनस हो जाएगा, यानी 10% ऑफ 15 lakhs विच गिव्स अस 1,50,000। ये हम माइनस कर देंगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होने वाला है, 3,50,000। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अर्निंग अवेलेबल क्या है, 3,50,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, 18,33,333। हमारा आंसर क्या आने वाला है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में।
19.09%। ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। सी 19.09%, ये हमारा वैल्यू ऑफ फर्म, नहीं सॉरी, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी और ये हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। ये वैल्यू ऑफ इक्विटी और ये हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे गिवन है कि अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड, हमारे पास दो कंपनीज है, अल्फा एंड बीटा। दे बोथ आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अल्फा लिमिटेड का बात करते हैं। अल्फा हैज़ 50% डेट एंड 50% इक्विटी, वेयर एज बीटा क्या है, बीटा हैज़ 20% डेट एंड 80% इक्विटी। द बोरोइंग रेट फॉर बोथ द कंपनीज इज, ये एक कॉमन पॉइंट है कि बोथ द कंपनीज इज 8% इन अ नो टैक्स वर्ल्ड, यानी विदाउट टैक्स, बिफोर टैक्स 8% है बोरोइंग रेट, यानी कॉस्ट ऑफ डेट। द कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम टू बी परफेक्ट। अब हमें क्या सॉल्व करना है। इफ़ यू ओन 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, अगर हमने अल्फा लिमिटेड का 2% शेयर्स लिया हुआ है तो हमारा अर्निंग क्या होगा। ये कंपनी का नहीं पूछ रहा है कॉस्ट, ये पूछ रहा है डिटरमाइन योर रिटर्न। हमें क्या रिटर्न मिलेगा अगर हमने 2% का इक्विटी शेयर्स होल्ड किया हुआ है, किस कंपनी में, अल्फा में। कंपनी का नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या है, 3,60,000। नेट ऑपरेटिंग इनकम मैंने बताया था वो क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 18%। ये हमें डेटा गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है योर रिटर्न। योर यानी कि हमारा रिटर्न क्या है जब हमने 2% होल्ड किया है। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2% ऑफ शेयर्स, क्योंकि यही हमारा रिटर्न होगा। 2% ऑफ शेयर्स हम होल्ड करते हैं, सॉरी 2% ऑफ शेयर्स नहीं, 2% ऑफ शेयर हम लोग होल्ड करते हैं, तो हमारा रिटर्न क्या होने वाला है। इसका मतलब जो भी रिटर्न अवेलेबल फॉर अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा वो उसका 2% हमारा रिटर्न होगा। तो हमें लास्ट कहाँ तक जाना है, हमें लास्ट पहुँचना होगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तक। तो देखिए कैसे उसको सॉल्व किया जाए। ए पार्ट 1। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है EBIT। EBIT क्या है, 3,60,000। और हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या गिवन है, 18%। 18%, तो हमें वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा। फार्मूला क्या होगा, EBIT बाई कॉस्ट ऑफ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 18%, विच गिव्स अस 20 लाख। हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म क्या, वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, 20 लैक्स। अब क्वेश्चन एक बार फिर से हम रीड करते हैं, उसमें क्या गिवन है अल्फा के लिए कि 50% डेट है और 50% इक्विटी है। तो चलिए इस वैल्यू ऑफ फर्म में हमारा वैल्यू ऑफ डेट क्या होने वाला है, जो भी वैल्यू ऑफ फर्म होगा उसका 50%, और वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होने वाला है, वैल्यू ऑफ फर्म का 50%। तो हमारा 10 लाख इज वैल्यू ऑफ डेट एंड ऑल्सो नेक्स्ट 10 लाख इज वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, EBIT तो गिवन है, बट ये बोथ फॉर डिवेंचर होल्डर्स एंड इक्विटी होल्डर्स बोथ के लिए ये अर्निंग होता है। तो हमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का चाहिए, यानी कि इसमें से जो भी अर्निंग फॉर डिवेंचर होल्डर्स होगा वो हमें हटाना पड़ेगा। तो डिवेंचर होल्डर्स का अर्निंग क्या होता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो बोरोइंग रेट क्या है, 8%। 8% ऑफ व्हाट, 8% ऑफ वैल्यू ऑफ डेट। अभी तो हमने वैल्यू ऑफ डेट कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर डेट इज 8%, यानी 10 लाख का 8% इज 80,000 रुपीज़, ये इंटरेस्ट हो गया। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कि होगा 3,60,000 माइनस
80,000 which gives us 2,80,000। ये हमारा अवेलेबल होगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये क्या है? ये EBIT है और ये इंटरेस्ट। तो हमारा अर्निंग कितना है? 2,80,000 फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और हमने कितना होल्ड किया है? और हमने होल्ड किया है 2%। इसका मतलब हमारा रिटर्न क्या होगा? जो भी ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, इसका 2% हमारा होगा। तो हमारा रिटर्न क्या होने वाला है? 2,80,000 इंटू 2% विच गिव्स अस 5,600। ये हमारा रिटर्न हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अल्फा लिमिटेड। ये क्या कह रहा है? ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछ रहा है इस जगह पे। तो 2 नंबर में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला क्या था? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अर्निंग क्या था हमारे लिए? 2,80,000 अपॉन 10 lakhs। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है प्रीवियस स्टेप्स में। तो हमारा रिटर्न क्या है? 28%। यही इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ अल्फा लिमिटेड का आंसर होगा। ठीक है, ए का 1 एंड 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं बी के तरफ। बी के 1 में क्या पूछ रहा है? बी के 1 में ये पूछ रहा है कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ बीटा लिमिटेड। जो यहाँ पर 2 में पूछा गया अल्फा के लिए, वही यहाँ पर 1 में पूछा गया है बी के 1 में फॉर बीटा लिमिटेड। तो ये अगर सेम पूछा गया है तो हमें सेम डेटा चाहिए होगा बीटा लिमिटेड के लिए। तो अल्फा लिमिटेड के लिए हमने क्या फाइंड किया था? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये बोथ चीज़ हमें बीटा लिमिटेड के लिए भी फाइंड करना है और फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन का? ये फर्स्ट लाइन पढ़िएगा। यहाँ पे क्या बोला है? अल्फा एंड बीटा आर आइडेंटिकल, सेम है, एक्सेप्ट किस चीज़ के लिए? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इक्विटी और डेट अलग अलग रेशियो में हो सकता है बट कंपनी इज आइडेंटिकल। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये जो 3,60,000 का जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है, ये बोथ कंपनी के लिए सेम होगा, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। सिर्फ उनका कैपिटल स्ट्रक्चर ही अलग है। तो हम क्या करेंगे? EBIT को 3,60,000 ही मानेंगे। ओके। और हमें क्या करना होगा? हमें क्या चाहिए? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसके लिए हमें इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना होगा जो भी अवेलेबल होगा डिबेंचर होल्डर्स के लिए। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं? अब डिबेंचर होल्डर्स के लिए इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए होगा। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होने वाला है? EBIT, सेम फॉर्मूला, दैट इज EBIT अपॉन कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो EBIT क्या है? 3,60,000। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था? 18% और हमारा आंसर था ₹20 lakhs। तो वैल्यू ऑफ फर्म हमें मिल गया। अब वैल्यू ऑफ डेट निकाल सकते हैं ना? वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट हम फाइंड करेंगे। तो फॉर बीटा कंपनी के लिए हमारा वैल्यू ऑफ डेट क्या था? 20% और 80% क्या था? इक्विटी। यानी 20 लाख का 80% इज इक्विटी एंड 20 लाख का 20% इज डेट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 20% इज डेट। तो ₹16 लाख इज इक्विटी एंड 4 लाख इज डेट। अब हमारा इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डेट क्या होने वाला है? ये होने वाला है 4 लाख इंटू 8% का इंटरेस्ट। ये होगा ₹32,000। तो हमारा अर्निंग कितना अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? ये हमारा जो भी EBIT होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट विच गिव्स अस
3,60,000 माइनस 32,000 और हमारा आंसर क्या होगा 3,28,000। ये हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना था बीटा का, हमें अर्निंग मिल गया फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी भी मिल चुका है। वो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है ये। तो हमारा इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होने वाला है, ये होगा 3,28,000 यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है हमारा 16 lakhs। तो हमारा परसेंटेज क्या आने वाला है 20.5%। ये हमारा आंसर हो गया। अब बी का 2 जो है वो वेरी वेरी थ्योरी पार्ट है, इसे हम क्वेश्चन में ही रीड करते हैं, ठीक है, आंसर में रीड करते हैं, बुक के मॉड्यूल के सॉल्यूशन में ही। एनालाइज, हमें एनालाइज करना है कि व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अल्फा लिमिटेड। ये क्या पूछ रहा है कि ये जो डिफरेंस है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर 28% है और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर 20.5% है, तो इसका रीज़न क्या है, ये डिफरेंट क्यों है। सी बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या थ्योरी लिखा हुआ है, इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बीटा लिमिटेड इज लोअर देन दैट ऑफ अल्फा लिमिटेड बिकॉज बीटा लिमिटेड विच इज लेफ्ट, या कुछ भी लिखा हुआ है। मैं आपको बहुत ही ईजी टर्म में बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक हम समझते हैं। सी देखिए बेसिकली क्या है ना, बीटा लिमिटेड जो है, बीटा लिमिटेड यूजेस क्या लेस डेट, बीटा लिमिटेड डेट यूज कर रहा है क्या लेस, या क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट 4 lakhs है और अल्फा लिमिटेड में क्या था 10 लाख रुपीज़। अब लेस डेट यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बीटा लिमिटेड इज लेस रिस्की, लेस डेट है यानी कि लेस फाइनेंशियल रिस्क है। ओके, जब बीटा लिमिटेड के पास लेस फाइनेंशियल रिस्क है तो फिर इक्विटी होल्डर्स को भी लेस रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो बीटा लिमिटेड के पास लेस रिस्क है, देयरफॉर बीटा लिमिटेड का जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न है वो लेस है कंपेयर टू अल्फा लिमिटेड। ओके, अब एक अनदर साइड भी है, एक इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, एक कंपनी अगर बहुत ज़्यादा डेट यूज़ करती है, देखिए डेट को एक तरह से हम क्या कंसिडर करते हैं, डेट इज कंसिडर्ड एज चीप फाइनेंस, हमें सस्ते में डेट मिल जाता है। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा डेट यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा डेट यूज़ कर लिया, इसका मतलब हमारा क्या है फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क भी हमारा बहुत ही तरीके से बढ़ जाएगा। अब जब हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो हमारे शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे कि हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस में रिटर्न ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस में जिसमें फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा हुआ है इसमें क्या है रिस्क ज़्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोलेंगे अगर रिस्क ज़्यादा है तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेट क्या है, अल्फा लिमिटेड में वैल्यू ऑफ डेट 10 लाख रुपीज़ है, सॉरी ये वैल्यू ऑफ डेट इज़ 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ का वैल्यू ऑफ डेट है, इसका मतलब उन्हें जब रिस्क ज़्यादा है तो फिर उन्हें रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो यही बात इस पार्ट 2 में सेम चीज़ लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगे के इलिस्ट्रेशंस। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड हैव अ गुड डे।